मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक सीरीज की शुरुआत किया गया था, जिसके तहत मॉडल पेपर 2024 संभावित प्रश्न का सीरीज गणित और विज्ञान से संबंधित था। इससे संबंधित आपको सीट वाइज करके वीडियो कैप प्रोवाइड कराया गया। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक वैसा केंद्रीय क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है ताकि उस क्वेश्चन के आसपास वाले जितने थ्योरी हैं, कंसेप्ट हैं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आ सकते हैं, उसको आपको रिवाइज करा दिया जाए और उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया जाए, ताकि आप उसके लिए मैच्योर हो जाएं और उसके लिए आप तैयार रहें कि चलो एग्जाम हॉल में किसी प्रकार का घुमा फिरा के आसपास वाला क्वेश्चन का हम बना लेंगे। यही इसका उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं गणित से सेट नंबर 6। अब इसके पहले 5 सेट अपलोड किया जा चुका है और आप जानते हैं कि गणित विषय से 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, जिसमें 50 बनाने होते हैं। 50-50 का ये सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंडर n क्या होगा। अब देखिए, अब ऐसा जब क्वेश्चन आए ना, तो जब आपको ध्यान कुछ नहीं चले तो n बोल रहा है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन संख्या है? एक तो सम और विषम संख्या है, तो एक बार हम सम रख के देंगे, एक रखेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। चलिए एक की तो बात छोड़ दी। अगर हम रूट अंडर टू रख देते, टू रखेंगे तो रूट अंडर टू ही रहेगा। थ्री भी रखेंगे थ्री, लेकिन रूट अंडर फोर रखेंगे तो क्या आएगा? टू निकलेगा। नहीं, क्या देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें से कुछ ऐसा संख्या डाल रहे हैं कि रूट में रह रहा है, तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और कुछ ऐसा संख्या प्राकृतिक डाल रहे हैं जिसके बाहर प्राकृतिक संख्या ही आ रहा है, टू आया, तो टू क्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी इसमें प्राकृतिक संख्या निकला। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि n अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर n या तो वो अपरिमेय संख्या होगा या प्राकृतिक संख्या। देखिए, तो ऐसा ही क्या है, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं जी, चार डाले तो प्राकृतिक निकल रहा है, प्राकृतिक। लेकिन टू डाले तो रूट अंडर टू हो जा रहा है, जो अपरिमेय है, तो नहीं होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या? नहीं जी, अपरिमेय तो यहाँ है, लेकिन चार डाल रहे हैं तो टू एक प्राकृतिक संख्या निकल रहा है, तो ये भी नहीं। हमेशा परिमेय संख्या? नहीं जी, परिमेय नहीं। प्राकृतिक है तो ये परिमेय होगा, लेकिन ये तो अपरिमेय हो जा रहा है ना, ये भी नहीं। कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, हाँ जी ये हो सकता है। देख रहे हैं यहाँ पे, एक प्राकृतिक आया है, एक अपरिमेय आया। आंसर ऐसे ही क्वेश्चन जब आए ना एन, तो एन का कुछ ना मान रख के सोच लिया कीजिए कि हाँ, अगर सम डाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, विषम डाल रहे हैं तो क्या निकल रहा है, उसके बाद इसका आंसर तक पहुंचे ताकि इजी रहेगा। नहीं तो ऐसे आपको रटने के लिए बोला जाएगा कि रट लो भाई कि एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट अंडर एन होगा, तो ये कभी प्राकृतिक कभी नहीं। अरे फिल कीजिए ना, एन प्राकृतिक कहते प्राकृतिक डालेंगे आप, और एक एक करके डाल के देख लेंगे, दो तीन डाल के देखेंगे तो ऐसे अपने पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एफ एक्स बराबर इतना का शून्यांक अल्फा बीटा है तो क्या होगा? अल्फा बीटा में एक संबंध दिया है। अभी क्या है? शून्यकों का जोड़ है, शून्यकों का गुणनफल है, तो आप शून्यकों का जोड़ और गुणनफल निकाल लीजिए। शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब इसमें देखिए माइनस बी क्या होगा? माइनस बी की जगह क्या है? सिक्स, ए की जगह क्या है? टू, यानी माइनस थ्री। अब शून्यकों का गुणनफल निकालिए। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बराबर सी बाई ए। सी क्या देखिए? माइनस सिक्स, और ए क्या है? दो, काटिएगा तो माइनस थ्री। यानी क्या देख रहे हैं? यहाँ भी माइनस थ्री आ रहा है, यहाँ भी माइनस थ्री आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा होगा। यानी शून्यकों का जोड़ बराबर शून्यकों का गुणनफल है। तो देखिए, तो उसमें है कोई शून्यकों का जोड़ शून्यकों का गुणन, पहला ही ऑप्शन है। अब इसमें देखिए, शून्यकों का जोड़ ग्रेटर देन अल्फा बीटा, नहीं जी, बराबर है। अल्फा बीटा लेस देन, नहीं जी। अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा इजकल टू जीरो, नहीं जी, ये दोनों बराबर होगा, तो एक मेरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो बस जो दिया रहता है उसी को आगे करके सोचना रहता है कि हाँ क्या दिया है। अब इसमें अल्फा बीटा दिखा। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, शून्यांक जैसा ही अल्फा बीटा बोला, देखने से ऑप्शन पता चलना चाहिए, अच्छा ये तो शून्यकों का जोड़ और शून्यकों का गुणनफल पूछ रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स की पावर n प्लस वन का एक गुणक इतना है तो सिर्फ तभी होगा। अब देखिए, उसका गुणक है एक्स के पावर n, एक्स के पावर n प्लस वन का गुणक। अब देखिए, इसका गुणक है इन बराबर, हम मान लीजिए कि आप एक्स प्लस वन का गुणक है। ठीक, अब एक्स प्लस वन का गुणक है तो इसके बराबर जीरो डालिएगा तो क्या आ गया? एक्स बराबर माइनस वन।
अब x बराबर -1 वहां पुट कीजिए n+1। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या डालिएगा कि वह x प्लस n सिर्फ तभी होगा जब एक ऋणात्मक संख्या हो। अब देखिए गुणक उसका x+1 आना चाहिए, यानी x प्लस, चलिए ए वाला मेथड छोड़ दीजिए, इसमें देखिए क्या होता है कि x के पावर पूछा तो x के पावर n से आपको ये करना है, यानी ये देखिए आपका मान के चलिए एक बार n डाल लीजिए, एक बार 2 डाल के देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आए तो हमेशा एक डालिए n, तो क्या x+1 निकला। ठीक, एक बार n+2 डाल दीजिए, x के पावर 2+1 निकला, और x के n बराबर 3 डाल दीजिए तो x³ + 1 निकला। अब देखिए अब बोल रहा है कि n का कौन सा वैल्यू है कि इसका, देखिए x+1 गुणक है उसका, हाँ जी गुणक है। x² + 1 इसका गुणक हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि x² + 1 है, उसका गुणक हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता मतलब भाग देख लीजिए, x+1 से आप भाग कर लीजिए x² + 1 का, x से कीजिएगा तो x² + x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ बचेगा x ये माइनस होगा तो -x +1, -x कटेगा तो अब -x से करेंगे, -x से नहीं -1 से करेंगे, -1 से करेंगे तो -x होगा, -1 होगा, -1 होगा तो आपका ये x² a + b a - a, तब भी नहीं कटेगा, यानी ये नहीं कटेगा। लेकिन इसमें देखिए x के पावर 3+1 है, तब x+1 से गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा तो ये कट जाएगा, यानी क्या देख रहे हैं, जब 1 है तो कट जा रहा है, 3 है तो कट जा रहा है, जबकि दूर हो रहा है तो नहीं कट रहा है, यानी n जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक नहीं जी, विषम संख्या, हाँ जी। n अगर विषम संख्या आ रहा है तो ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, सम पूर्णांक नहीं, n विषम संख्या होगा तब हमारा इसका एक गुणक, ऐसे भी इसको रट लेता है लोग, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, n बराबर पुट करके हम देख लेंगे। n बराबर 1 डाले तो भाई 1 में डाले तो इसका गुणक है, हाँ भाई भाग दे के देख रहे हैं तो कट जा रहा है, n बराबर 2 दिए तो इससे भाग दे रहे हैं भाई नहीं कट रहा है पूरा पूरा तो नहीं गुणक है, एक n बराबर 3 डाल रहे हैं तो इससे कट जा रहा है तो कट जा रहा है तो ये भी गुणक हुआ है, यानी 1 3 पे कट रहा है, यानी विषम संख्या है, सम पे नहीं कट रहा है, यानी एक विषम पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो उसकी वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr और क्षेत्रफल πr²। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2r = r²। अब देखिए अब ये 2 रहने दीजिए, r², इधर r है तो इधर r ला दीजिए, कट जाएगा एगो r से, r बचेगा, यानी r = 2। क्या पूछा है, त्रिज्या पूछा है, यानी 2 इकाई का त्रिज्या। ठीक है, यही व्यास पूछता तो डबल करके बताते हैं आंसर, तो ध्यान रख लेना चाहिए लास्ट में क्या पूछ रहा है। यदि एपी का प्रथम पद ए है और पदांतर डी है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल बताइए। तो हम आपको बताए थे n पदों का योगफल क्या होता है, n फलों का योगफल Sn बराबर क्या होता है n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, या तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, एक तो फॉर्मूला ए होता है, अगर अंतिम में प्रथम दे तो, या नहीं तो n/2 2a + n-1 × d होता है ये फॉर्मूला। ठीक, तो देखिए तो ऐसा फॉर्मूला है क्या, n/2 2a + n-1 d, देखिए 2a n-1 d, यही यही ऑप्शन, ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको बताए भी थे। अब देखिए अब कैसे आया नहीं याद है तो ई वाला याद रखना चाहिए, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो देखिए इससे कैसे डिराइव हो जाता है, n/2 प्रथम पद क्या होता है ए, किसी भी एपी का ए, अंतिम पद मतलब एनवा पद, एनवा पद का क्या होता है a + n-1 × d, नहीं होता है ना, देखिए n/2 और इसका a और इसका a जुड़ जाएगा तो 2a + n-1 × d, रटने की जरूरत नहीं है, बस याद करिए कि एपी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल क्या होता है, n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या प्रथम पद प्लस nवा पद, याद कर लीजिए, प्रथम पद प्लस n, ठीक है, n/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल रेखाएं x = 2 और y = 2 हैं,
अब बोल रहा है कि इस सरल रेखा है, तो रेखा आपको ड्रॉ करने आता होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर माइनस एक्स एक्सिस है, इधर माइनस वाई एक्सिस। अब एक्स बराबर 2 है, तो मानिए ये एक है, दो है, दो है तो एक्स बराबर 2 है, तो यहाँ से एक्स बराबर 2, क्या है, एक्स बराबर 2 हो गया। वाई बराबर -2 है, तो -1 है, यहाँ पे -2 है, वाई बराबर -2 यानी वाई बराबर -2, वाई बराबर -2 का लाइन हुआ। अब बोल रहा है कि एक दूसरे का क्या है, देख रहे हैं, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे दिख रहे हैं, यानी एक दूसरे के लंबवत है। हाँ जी, एक समानांतर है, नहीं समानांतर रेखा ऐसा होता है, ऐसे तो नहीं है एक दूसरे का कट कर रहा है परपेंडिकुलरली, ये तो नहीं, एक दूसरे के ना तो समानांतर है, नहीं निष्कर्ष कुछ नहीं निकाला, नहीं निष्कर्ष निकाला जा सकता है, एक दूसरे के लंबवत है। आपको ड्रॉ करने आना चाहिए कि ये निर्देशांक ज्यामिति में आपको पढ़ना है कि x बराबर 2 का कहाँ होता है, तो 2 है, x एक्सिस में 2 है तो यही x बराबर 2 का हुआ, y बराबर -2 है, y -2 क्या होता है, ये तो y बाय -2 है। नेक्स्ट देखिए, यदि सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर इतना तब a प्लस बी बताइए। अब ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सेक ए है, अब देखिए सेक ए, अब सेक ए है तो इसको बदल लीजिएगा तो क्या होगा, जैसे रहने दीजिए सेक ए में, सेक ए बराबर 13/12 दिया हुआ, ठीक है, तो किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस क्या होता है, बी बाई एच, ये क्या होगा, एच बाई जी। अब देखिए कोई एक त्रिभुज होगा जहां ए बी और सी, ठीक, अब ए देखिए सेक ए है तो ए वाला एंगल से इसके सामने का क्या होता है, पी, और ई बगल में ई 90 है तो ई तो एच होगा, पी होगा तो ई बी होगा, तो देखिए यहाँ एच क्या दिया, बी क्या दिया हुआ है, बी बराबर 12, एच बराबर दे दिया 13, पी नहीं निकलेगा पाइथागोरस से, पाइथागोरस पर मैं लगाइए, पाइथागोरस क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC यानी 13 का स्क्वायर, 12 बराबर 144, BC स्क्वायर बराबर 169 का, BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, BC स्क्वायर बराबर 9 में 4 गया 5, 5 में 4 गया 9 में 4, 6 में 4 गया 2, 25, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 5, BC बराबर क्या निकल गया 5। अब ये भी नहीं निकालने की जरूरत था, ये तो आपको डायरेक्ट हमने थोड़ा सा ज़्यादा ये कर दिया, ये तो आपको सिर्फ ये पूछा था, A प्लस बी एंगल पूछा था, अब बस इतना निकालने की भी जरूरत नहीं था, इतना समय निकाल देने की जरूरत नहीं था, सिर्फ पूछा है कि सेक बराबर इतना है तो हमने ये निकाल लिया। तो देखिए सी पे 90 है, सी पे 90 है तो ए एंगल और ए एंगल का सम कितना होगा, पूरे त्रिभुज का सम 180 होता है, तीनों एंगल का कोण, तीनों एंगल का सम, जब तीनों का सम 180 है, एगो 90 है, तो दोनों का सम क्या होगा 90 होगा, ए प्लस बी कितना होगा 90 ना होगा जी, इतना तो बनाने की जरूरत भी नहीं था, सिर्फ ए प्लस बी पूछा था, यानी ए प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री, कल क्वेश्चन था। यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है तो, अब बोलिए, अब एक बोल रहा है कि बेलन है आपका, बेलन है, तो आर त्रिज्या है और एच हाइट है, अब बोल रहा है कि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन का वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिए क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ, तो सिर्फ वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr इंटू एच, नहीं होता है, 2πr इसका परिधि और एच तक जाना है तो 2πr एच, और उसके बाद कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुछ कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो आपका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 2πr इंटू एच, और एक बार इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, इस सर्किल है तो पाई स्क्वायर यानी 2πr स्क्वायर, तो देखिए इसको क्या होगा, अब इसको कॉमन ले लेंगे, 2πrh कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, बोल रहा है कि कुल पृष्ठ का 1/3, अब देखिए जो बोल रहा है वो बनाइए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जो आपका वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है ए वाला इसका कितना है 3 गुना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 यानी 1 तो पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2πr कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन ले लीजिए एच प्लस बचा इधर आर, अब देखिए अब क्या बोल रहा है 2πrh बराबर 2πr इंटू एच प्लस आर, अब देखिए ये क्या है वर्ग क्षेत्रफल,
वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 यानी इसका 1/3 ए है, तो इधर तिहाई कर दीजिए, 1/3 ए है। ठीक है, अब देखिए 2 पाई आर कैंसिल हो गया, 3 इधर जाएगा तो 3h, इधर आप सॉल्व करें, देखिए 3h बराबर 3h इधर जाएगा तो इधर बचा h प्लस आर। ठीक है, अब h इधर ला दीजिए, 3h माइनस h बराबर r, 2h बराबर r, h बराबर r/2, यही रिलेशन है h और r में। h बराबर 1/2 देखिए, ये वाला आंसर h बराबर r/2। बस कुछ नहीं करना था आपको, बस आपको फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि एक बेलन है तो बेलन का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, जबकि हम लिखने का तरीका भी बता दिए कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्य x, माध्यिका y और बहुलक z के बीच का संबंध बताइए। तो देखिए इसके बीच का संबंध कैसे बताएं। अब हम आपको बताए थे कि जब आपको बताए थे कि माध्य a हो, माध्यिका m हो और बहुलक m0 हो, तो हम बताए थे कि आप क्या कीजिए, माध्य माइनस बहुलक बराबर माध्य माइनस माध्यिका का 3 गुना होता है, ये हमने आपको बता रहा। ठीक, अब देखिए तो माध्य बराबर क्या बोल रहा है कि x, माध्यिका बराबर z 3 टाइम्स, माध्य बराबर क्या बोल रहा है x, माध्यिका y, यही तो होगा ना, x माइनस जेड बराबर 3 प्लस वाई। देखिए ये वाला कहाँ फॉर्मूला है, x माइनस जेड, देखिए x माइनस जेड कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 में है, x माइनस जेड यहाँ पे है और 3 टाइम x माइनस, यही तो आंसर है। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ए आपको याद रखना चाहिए, माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है, हमेशा याद बोले हैं कि इसके पहले देखिए पहला से इतना माइनस कीजिए और इससे इसको माइनस कीजिए, ये माइनस है और इसमें 3 लगा दीजिए, इसको इससे माइनस कीजिए और इसको इससे माइनस कीजिए, 3 इधर लगा दीजिए, आपका बहुलक निकल जाए। नेक्स्ट देखिए 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए 3 सिक्का उछालना है, तो 3 सिक्का उछालना है तो टोटल संभावित परिणाम 8, एक सिक्का में 2, 2 सिक्का में 4 और 3 सिक्का में 8, और उसमें बोला कम से कम 2 हेड आना चाहिए। अब देखिए एक सिक्का उछालेंगे तो क्या हेड है, नहीं तो टेल आना चाहिए, और जब हेड आ गया है तो दूसरा उछालो, हेड एंड टेल आए, जब टेल आ गया तो हेड एंड टेल आना चाहिए। अब देखिए ए उछाल दिए, इस पे आ गया तो फिर इस पे हेड एंड टेल आ जाए, या ए आ गया तो इस पे हेड एंड टेल आ जाए, ए आ गया तो हेड एंड टेल आ जाए, ए आ गया तो हेड एंड टेल आ जाए। अब हम लिखते हैं 3 सिक्का में क्या क्या बनता है। देखिए एच 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 टी एच एच टी एच टी एच एच टी एच एच टी टी एच टी टी, अब देखिए टी एच एच टी एच एच टी एच टी टी एच टी 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 एच टी टी एच टी टी टी। अब देखिए 2 4 6 8, अब देख रहे हैं 8 को बना। अब पूछ रहा है कि कम से कम 2 हेड, यानी कम से कम 2 हो या 3 हो चलेगा, तो देखिए 3 हेड चलेगा, 2 हेड है चलेगा, 2 हेड है चलेगा, 2 हेड नहीं है 2 टेल तो ये नहीं चलेगा, 2 हेड है चलेगा, 2 हेड नहीं है नहीं चलेगा, 2 हेड नहीं है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, यानी क्या देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी हमारा जो चाहिए रिजल्ट में जो परिणाम कितना है तो 4 है, यानी और 4 होगा बराबर 1/2। ठीक है, बस आपको ये वाला बनाने वाला आना चाहिए, तो बनाने के लिए रटने की जरूरत नहीं है। हम बोले थे जब एक सिक्का को उछालिएगा तो 2 परिणाम, 2 सिक्का को उछालिएगा तो 4 परिणाम, 3 सिक्का को उछालिएगा तो टोटल 8 परिणाम, 8 परिणाम, और इसमें से जो वो बता देना है। बस लिखना है कि देखिए एक सिक्का को पहला सिक्का को उछालेंगे तो क्या आ सकता है, हेड आ जाएगा नहीं तो टेल आ जाएगा। मान लीजिए पहला सिक्का पर हेड आ गया, दूसरा सिक्का उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल दोनों आ सकता है। अब पहला सिक्का पर टेल आया है तो दूसरा सिक्का पे हेड एंड टेल दोनों आ सकता है, तो हेड एंड टेल। अब देखिए जब इसका हेड आ जाए इसका हेड आ जाए तो तीसरा सिक्का उछाल रहा है, तीसरा सिक्का उछालेंगे तो क्या हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। जब हेड आ जाए टेल आ जाए तब तीसरा सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल कुछ भी आ जाए, टेल आ जाए हेड आ जाए तब हेड एंड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल, समझे। नेक्स्ट देखिए 1290 और 228 का मौसा क्या होता है। अब देखिए मौसा निकालने का कई 3 तरीका बताए थे। एक तो आप समान तरीका जो
छोटे क्लास में पढ़ते हैं। दूसरा हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से, और तीसरा हमने आपको बताया था कि आप यूक्लिड प्रमेय लगा के बना सकते हैं। देखिए यूक्लिड प्रमेय नहीं लगाना चाहिए जब तक कि वो ना बोले, तो थोड़ा सा प्रोसेस होता है, टफ होता है, ज़्यादा मतलब प्रोसेस ज़्यादा लंबा होता है। अब इसमें देखिए मौसा निकालना है, चुपचाप हम बच्चा वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, 2 बार भागा करना पड़ेगा, तुरंत बन जाएगा। 228 से देखिए 5 6 दूना 12, 5 मरते, 5 8 40, 4 5 दूना 10 14, 5 दूना 10 1 11, 0 9 में से 4 गया 5, 2 में से 100। अब 228, ठीक है ना, 0 9 में से 4 गया 5, 2 में से, अब एक मरतबे 150, 8 202, 12 में से 5 गया 7, 78, क्या बचा, 78 बचा। अब देखिए 78 क्या लगाएंगे 150 में, 78 में एक मतलब लगाएंगे 78, 10 में से 2 8 गया 2, और 5 हो गया 14 में से 7 7 72, फिर 78 लगाएंगे तो एक मतलब 72 यानी 6, और 6 लगाएंगे फिर 72 से, तो 6 बराबर 72 यानी 6 आंसर आएगा, यानी मौसा मेरा निकल गया। बस ये वाला मेथड ना काफी इजी है, थोड़ा सा हमको भागे तो देना है, निकाल लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड भी निकालेंगे, सबका गुणनखंड निकालेंगे, फिर अरेंज करेंगे, फिर वो फॉर्मूला लगाना होगा, तब बनेगा। दो संख्याओं का मौसा इतना और लसा इतना था, तो उनकी एक संख्या था, एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, लसा, दो संख्याओं का लसा गुना मौसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही फॉर्मूला होता है ना। देखिए क्या दिया, लसा दिया हुआ है 23, दो संख्या का मौसा दे दिया इतना, अब पहला एक संख्या दे दिया 161, दूसरा संख्या निकालने के लिए मान लीजिए, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 23 गुना 1449 बटा 101। अब देखिए इसे 9 से काटिएगा तो हो जाएगा 9 1 9 16 9 144, 9 और 9 3 का 27, 2 9 दूना 18 और 2 20, 207। देखिए तो 207 आंसर है, 7 मेरा आंसर हो गया, ठीक है, यानी ये क्वेश्चन आपका बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, 21 बटा 24 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। अब देखिए अब आपसे पूछा कि 21 बटा 24 है, का दशमलव प्रसार कितने बाद शांत हो जाएगा, तो पहले तो इसको और सिंपल कर लीजिए, कट जाएगा, किससे कटेगा, 3 सत्ते किस, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24 यानी 7 बटा 8। अब 8 से भागा कर दीजिए, 7 मर जाएगा, क्या है कुछ नहीं कटेगा तो क्या दशमलव दे देंगे, दशमलव 0 70, 8 क्या हो 8 9 72, 8 सत्ते 8 9 72, 8 अट्ठाई 64, 64 7, 7 लगा नहीं लगेगा भाग, तो दशमलव पड़ा हुआ है तो 0 दे देंगे एक, 8 सत्ते 8 अट्ठाई 64, क्या होगा 8 अट्ठाई 64, आएगा ना 64, 10 में 4 गया 6 60, अब 28 64 नहीं लगेगा 7 लगेगा, 8 यहाँ 7 लगेगा, 7 8 56, 56 लगेगा। अब देखिए 10 में 6 गया 4, और एक कट जाएगा 4 हुआ, दशमलव लगा हुआ है तो 0, 8 बचे 40, 40 कट जाएगा, अब यहाँ कट गया यानी देख रहे हैं 0.875, तीन दशमलव के बाद 3 अंक है, तो वही पूछ रहा है दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा, तो 3 अंक के बाद शांत हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं था, समझे, कितने अंकों के बाद शांत हो जाएगा, तो 3 दशमलव में निकाल लीजिए, जितना दशमलव के बाद अंक होगा उतना उसका होगा। नेक्स्ट देखिए, संख्या इतना को p बाई क्यू के रूप में प्रकट किया जा सकता है। देखिए इसके लिए हमने आपको 2 तरीका बताया था कि जब आपका ऑब्जेक्टिव पूछे तब और सब्जेक्टिव पूछे तब। सब्जेक्टिव पूछे तो x बराबर मानिए, गुना कीजिए, फिर प्रोसेस बनाइए। सब्जेक्टिव के लिए हमने क्या, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बताया था, ऊपर सभी संख्या जितना संख्या है उसको लिख दीजिए, पहले क्या है 6 है, 0 है तो 6 है, जिस रेकरिंग के अलावा जो है उसको माइनस कीजिए, तो रेकरिंग के अलावा क्या है 0, तो 0 माइनस कर दीजिए। उसके बाद जितने अब नीचे का काम सिर्फ दशमलव के इधर वाला में करेंगे, दशमलव के इधर 6 है, जितना पे रेकरिंग है उसके बदले 9 होता है, दशमलव के बाद एक अंक है, एक पे रेकरिंग है यानी 9, 6 बटा 9, 3 दूना 6 और 3 बटा 3 होगा, ठीक। अगर आप इसको बनाने चलते तो आप क्या लिखते, x बराबर 0.6 को लिख देते आप, 0 बराबर 6, और इसको लिखते 0.666, और फिर 10 से गुना कर देते, 10 x बराबर
6.666 और फिर माइनस करते तो 9x बराबर 6, तो x बराबर आता 6/9, 3 दूना 6, 3 3 9, तब भी आता है आंसर मेरा यही। इस सब्जेक्टिव के लिए इतना करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट हम शॉर्टकट बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना एक है। अब देखिए ये क्या है, ये संख्या आपका है 2.034 पे रेकरिंग, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस रेकरिंग का मतलब हुआ कि इतना ई वाला 3 डिजिट है ना, बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसे होगा 2.0303403, ऐसे ये 3 रिपीट करेगा, यही रेकरिंग का अर्थ। तो आपको हमने पढ़ाया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, या तो शांत होगा या अशांत होगा, तो आवर्ती होगा, रिपीट करेगा। क्या देख रहे हैं यहाँ, तो ये दशमलव प्रसार शांत तो है नहीं, टर्मिनेट नहीं ना कर रहा है, ये तो बढ़ता जाएगा फिर इधर होता जाएगा, शांत नहीं है, ये अशांत है। अशांत में देखना है क्या, आवर्ती है, रिपीट कर रहा है, ई वाला संख्या हमेशा रिपीट कर रहा है, ये क्या है, एक परिमेय। पूर्णांक नहीं जी, प्राकृतिक नहीं जी, अपरिमेय नहीं जी, परिमेय। आपको हम पढ़ाए थे कि परिमेय संख्या का जो, आपको बताए थे कि परिमेय संख्या जो है उसका 2 होगा, एक तो दशमलव प्रसार शांत होगा और नहीं तो अशांत होगा, तो वो क्या होगा, आवर्ती का नेचर का होना चाहिए, आवर्ती होना चाहिए, रिपीट होना। और अपरिमेय का क्या होना चाहिए, अशांत होना चाहिए, अशांत में अनावर्ती होना चाहिए, अनावर्ती होना, यानी इसमें रिपीट नहीं करना चाहिए, इसमें रिपीट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। अब देखिए एम के किस मान के लिए -4 है ना, ये जो बहुपद दिया हुआ है x² - x माइनस 2m+2 का एक शून्यक है। यह का मतलब है कि जो ये -4 है ना, इसमें डालेंगे तो शून्य देना चाहिए, क्या देना चाहिए, शून्य देना चाहिए हमको। तो देखिए -4 डाल के देखते हैं, -4 हम डाल के देखते हैं। तो देखिए x की जगह -4 का स्क्वायर -4 -2m+2, जब शून्यक है तो उसमें डालेंगे तो शून्य देना चाहिए। अब देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस माइनस +4, और इसे माइनस से गुना कर दिया तो -2m और -2 बराबर 0। अब 16 4 20, 20 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 18, -2m बराबर 0। अभी देखिए 18, तो 18 उधर ले जाइए, -2m बराबर -18। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, m बराबर -18 बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 9 18 बराबर 9। m बराबर क्या हो जाएगा, यानी आपको बताए थे कोई भी समीकरण हो, आपको अगर उसका बोले कि शून्यक है या इसका मूल है या इसका रूट है, तो आपको क्या करना चाहिए, पुट कर देना चाहिए और उसके बराबर 0। ठीक है, के बराबर पुट किया, 0 कर दिए, तो m का वैल्यू हमने निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, अल्फा बीटा गामा बराबर बताइए। अब देखिए जब हम आपको ax² bx प्लस c बराबर 0 बताए थे, तो इसका अगर अल्फा बीटा अगर a है, इसका शून्य है, तो अल्फा बीटा माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। ठीक, जब द्विघात बहुपद है तब, जब त्रिघात बहुपद है ax³ bx² cx d बराबर d बराबर 0 है, तब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए हो। ठीक, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा बराबर सी बाई ए होगा, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई। ये फॉर्मूला आपका त्रिघात बहुपद, ये फॉर्मूला आपका द्विघात बहुपद। ठीक, देखिए आपका काम इसी से चल जाएगा, द्विघाती बहुपद आपको पढ़ना है, लेकिन हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई एक ऐसा फालतू टाइप का क्वेश्चन आ जाए त्रिघात बहुपद का, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। त्रिघात बहुपद में क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा इसका मूल होगा, तो देखिए जैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, उसके बाद सी बाई है, तो देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा सी बाई है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ डी भी आया है तो माइनस डी बाई है। ठीक है, माइनस बी बाई, तो ऐसे करना है। देखिए यहाँ पूछा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर,
कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस, सही, माइनस बी। देखिए अब यहाँ पे देखिए बी क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल वाला बी है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है 1, तो 1 माइनस, ए क्या है 2, -1/2। देखिए -1/2 होगा कहीं, ठीक। तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपका इससे काम चला जाएगा, बस एक दो क्वेश्चन हो जाएगा फालतू टाइप का, तो इससे काम चलेगा, ठीक। देखिए यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इतना बराबर बताइए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, बीटा से करेंगे तो अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर, प्लस अल्फा से गुना करेंगे तो बीटा बचेगा, बीटा से गुना करेंगे तो बीटा। अब देखिए, अब मान के चलिए ये आपका एक बहुपद है एक्स स्क्वायर 3x+5 का शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, माइनस बी क्या है -3/a1 +3, और अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, ठीक है 5/1। ठीक है, अल्फा बीटा तो हमको मालूम हो गया, अल्फा इंटू बीटा 5, लेकिन अल्फा प्लस बीटा हमको मालूम है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 9। अब देखिए अल्फा बीटा वहाँ चाहिए हमको, और 2 अल्फा बीटा हमको मालूम होता है, अल्फा बीटा क्या है 5, तो यहाँ डाल देंगे 5 दूना 10, यानी ये 10 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 9 है, तो 9 उधर जाएगा तो -10, माइनस, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर -1, और अल्फा बीटा क्या है 5, तो -1/5। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा हमने स्टेप एक दो स्टेप काट लिया है। तो देखिए क्या करना था, अब ये अल्फा प्लस बीटा का देखिए हमको मालूम क्या है, हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, जबकि यहाँ अल्फा बीटा इंटू बीटा है तो काम चल जाएगा, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको चाहिए, तब ना इसका सॉल्व होगा। तो कैसे निकालेंगे, हम इसी को स्क्वायर कर देंगे, इधर स्क्वायर किए तो इधर स्क्वायर ना करेंगे, इधर भी स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए, दोनों स्क्वायर करके हम निकालें तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -1 निकला, तो माइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रैखिक समीकरण इतना के कितने हल संभव हो सकते हैं। अब देखिए रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इस रैखिक समीकरण में अब मानिए x का कुछ वैल्यू डालते जाइए, y का वैल्यू निकलता जाएगा, यानी इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है अनिल, मतलब x का कितना वैल्यू डालिएगा तो y का उतना ही वैल्यू निकलेगा, अनगिनत वैल्यू इसका हो जाए। ये क्वेश्चन अच्छा है, कभी पूछ लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, रैखिक समीकरण इतना के कितने हल हो सकते हैं, तो अनगिनत। एक एक इस मान के लिए समीकरण युग्म इतना का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। देखिए अद्वितीय हल वाले केस के लिए क्या आपने पढ़ा था, a1x b1y प्लस c1 = 0 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब मेरा अद्वितीय हल हो। यही वाला इक्वेशन को, यही वाला कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे इस वाले। देखिए क्या लिखा हुआ है, x - 2y, और 3 है तो इधर -3 बराबर 0, और इधर 3x प्लस ay -1। अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, ए वाला कंडीशन होता है a1/a2, तो a1 क्या है 1, a2 क्या है 3 बराबर, ये क्या है b2 है -2, b1 है, b2 क्या है k, ये कंडीशन क्या होना चाहिए डज नॉट इक्वल, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए क्या, इसको k इधर ले जाइए तो k डज नॉट इक्वल टू, 3 उधर ले जाइए तो -2 और गुना 3, k डज नॉट इक्वल टू -6, ये कंडीशन आया ना, k डज नॉट इक्वल टू -6, ये k डज नॉट -6 क्या हुआ है, बस यहाँ पे अद्वितीय। अब यही पूछता कि अद्वितीय पूछा तो यही पूछता कि अनगिनत हल, तो क्या होता है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का कंडीशन लगाते, यहीं पे पूछ देता कि भाई नहीं कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है तो क्या लिखते हैं कि a1/a2 होना चाहिए, b1/b2 होना चाहिए, c1 पर नहीं होना, ये वाला कंडीशन अप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण इतना का एक मूल दूसरे का दुगुना हो तो कौन सा कंडीशन फॉलो, ये समीकरण दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बी एक्स
सी बराबर जो है। अब बोल रहा है कि एक मूल जो है दूसरे का दुगुना है। ये एक मूल अगर एल अल्फा है, एक मूल दूसरे का दुगुना है तो दूसरा 2l होगा। एक मूल दूसरे का दुगुना है, एक मान लीजिए अल्फा तो दूसरा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा अगर दो मूल है तो उसका माइनस बी बाई ए होता है। ठीक, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा तो 2 अल्फा है और बीटा क्या है, अल्फा है, बराबर माइनस बी बाई ए। 2 अल्फा 3 अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए। एक कंडीशन तो मेरा ये निकला। अब देखिए, जब जब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए, अल्फा क्या है, अल्फा तो 2 अल्फा है और मेरा देखिए ये कंडीशन में दिया होता है उसके हिसाब से बीटा क्या है, अल्फा। अल्फा बराबर सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर बराबर सी बाई ए। अब देखिए दो कंडीशन हमने निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, ऑप्शन देखिए। अब क्या है, बी ए सी में ही ऑप्शन है, नहीं बी ए सी होना चाहिए, अल्फा नहीं होना चाहिए। नहीं, अल्फा हम यहाँ से किसी एक में से हटा देंगे। मान लीजिए इक्वेशन ए है, किसी एक में से देखिए यहाँ पे 3 अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए है। अल्फा बराबर क्या होगा, माइनस बी बाई 3a। यही अल्फा इस वाली इक्वेशन में डाल देंगे। देखिए 2 अल्फा बराबर माइनस बी बाई 3a का होल स्क्वायर बराबर क्या है, बाई ए। अब देखिए 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई 9a स्क्वायर बराबर सी बटा ए। ठीक है, अब देखिए अब किधर बना दे, अब देखिए यहाँ से ही कट जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए 2/9 है, 2/9 इधर है बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर सी बटा ए। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, और बचेगा 2b स्क्वायर। 9a को उधर ले जाइए तो 9a सी, नहीं दिख रहा है, 2b स्क्वायर 9a सी। क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे देखिए हम इक्वेशन मानते हैं कि अल्फा बीटा दो मूल है। यहाँ बोल रहा है कि एक मूल दूसरे का दुगुना है। एक मान लीजिए अल्फा है तो दूसरा दुगुना 2 अल्फा होगा। अब अल्फा बीटा, अल्फा के जगह 2 अल्फा है या बीटा के जगह अल्फा है, रख के हमने दो इक्वेशन निकाला और हमने देखा कि ऑप्शन में अल्फा बीटा तो नहीं है, अल्फा बीटा हमने हटा लिया दूसरे का, एक जगह से निकाल के दूसरे में रख के। नेक्स्ट देखिए, एपी इतना का 15वां पद बताइए क्या होगा। एपी है, एपी में 15वां पद निकालना है, यानी टी एन पद क्या होता है, ए प्लस एन टी। अब टी 15वां यानी एन के जगह 15 डाल दीजिए, ए प्लस 15 में से गया 14 डी। 15वां तो ए पहला पद क्या है, एक्स माइनस 7 प्लस 14 डी निकालिए क्या होगा। डी निकालने के लिए क्या होता है, कोई एक पद लीजिए और नीचे पीछे वाले को घटा दीजिए। एक्स माइनस 2 माइनस क्या करना है, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस, एक्स में से एक्स गया तो कैंसिल और 7 में से 2 गया तो 5, यानी डी मेरा निकला 5। अब 5 एक्स माइनस 7, 14 पचे 70, 14 70 ना, 5 चौका 20 और 5 2 7 70। एक्स 70 में से 7 जाएगा तो 63, यानी टी 15वां क्या निकला, बस 63। एक्स प्लस 15वां पद क्या निकला, प्लस 63। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यदि एक एपी का चौथा और 8वां पद क्रमशः दिया हुआ है। अब देखिए चौथा दिया हुआ है, मैंने T4 दिया हुआ है, हमारा T4 क्या दिया हुआ है, चौथा 11 और T 8वां दिया हुआ है 23। सार अंतर बताइए। अब देखिए T4 बराबर क्या होता है, T4 बराबर A प्लस एन माइनस 1 यानी 3D। समझ रहे हैं ना, 3D होगा तो इतना बराबर क्या दिया हुआ है मेरा 11 और T8 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, एन 8 है तो 8 में से गया तो 7D, ए दिया हुआ है 23। अब देखिए मेरा इक्वेशन एक ए निकला, दो ए निकला, दोनों को सॉल्व करना है। अब ए प्लस 3D है, ए प्लस 3, अब इसको किसी को घटा दीजिए, घटा दीजिएगा तो क्या होगा, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, 3D में से माइनस 7 लीजिए जाएगा तो कितना, माइनस 4D और बराबर 11 में से 23 जाएगा तो 11 माने माइनस 12। अब देखिए माइनस 12, अब यहाँ कीजिए तो माइनस 4D बराबर माइनस 12 निकला। डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 12 बट्टा माइनस 4,
माइनस माइनस कैंसिल, कब 4 3 बार बराबर, सार अंतर क्या निकला 3। बस यही आपको देखना था कि जो दिया हुआ है उसी से सार अंतर निकालने के लिए 2 पद चाहिए और 2 पद हमको दे दिया है। टी चौथा 3 18वां, 8वां, टी चौथा और 8वां में रख के हमने एक इक्वेशन बनाया और दोनों को माइनस कर दिया। समांतर श्रेणी का सारवंतर होता है। अब देखिए समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होता है, धनात्मक, हाँ जी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक, हाँ जी ये भी हो सकता है, शून्य, हाँ ये भी हो सकता है, और इनमें से सभी यानी इनमें से, यानी समांतर श्रेणी का डी जो सारवंतर होगा वो क्या माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, और ये समीकरण इतना के मूल वास्तविक हो तो। अब देखिए इसका मूल वास्तविक हो तो मूल वास्तविक कब होता है, जब उसका विवेचक जो होता है डी जो होता है ग्रेटर देन 0 हो या डी बराबर 0 हो। तो यानी मूल वास्तविक होने का कंडीशन क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन 0। अब डी का बी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए देखिए बी क्या है, बी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है के ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब देखिए 4 चौका क्या है 16, और ये क्या है 4 के ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब देखिए क्या है 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल 0। अब देखिए 16 को उधर ले जाइए, माइनस 4 के ग्रेटर देन माइनस 16। अब माइनस 16 है तो देखिए माइनस कैंसिल माइनस कैंसिल, और 4 चौको 16, के ग्रेटर देन इक्वल देन 4, के ग्रेटर देन इक्वल देन 4 आपका आंसर होगा, के ग्रेटर देन इक्वल देन 4। लेकिन आप देखिए एक माइनस में हम किए हैं ना, माइनस गुना किए हैं, थोड़ा सा माइनस देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस से गुना कर दिए तो साइन चेंज होगा। अब देखिए इसको 16 रहने दीजिए, माइनस को उधर ले जाइए, माइनस को ले जाइए तो 4 के, अब देखिए 16/4 के, 4 चौका 16 यानी के 4 ग्रेटर देन इक्वल के, तो लिखिएगा तो क्या लिखिए के लेस देन इक्वल देन 4, के लेस देन इक्वल देन 4 मेरा आंसर। आप बस लेस देन ग्रेटर देन में थोड़ा सा संभाल के रखिएगा कि लेस देन ग्रेटर देन में जब गुना माइनस से कर दीजिएगा ना तो इसका साइन बदल, हम इसलिए इसको इधर ना ले जाके इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, नेक्स्ट देखिए इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होता है। अब देखिए आपको फॉर्मूला मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 1 उधर 10 जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको क्या करना है, अब देखिए हमको ऑप्शन थोड़ा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या लिखना है। अच्छा 10 कॉट में है तो देखिए अब सेक का उल्टा क्या होता है कॉसेक, नीचे होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का उल्टा साइन, तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा आपका आंसर हो जाए। बस इसको कुछ नहीं किया, इसको उल्टा कर दिए हैं, सेक ऊपर है तो नीचे जाएगा कॉस, कॉस सेक है तो ऊपर जाएगा तो साइन। अब देखिए cos 60 प्लस 1 और cos 60 माइनस 1, देखिए cos 60 बराबर क्या होता है, cos 60 बराबर 1/2 होता है प्लस 1, cos 60 1/2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको इधर सॉल्व कीजिए नहीं तो कहिएगा कि सर जी ये कौन इधर से तो देखिए इसको कीजिएगा 2 आएगा, इसको कीजिएगा तो -1/2 आएगा। अब देखिए 3/2 है और ये गुना करेंगे तो -2/1 होगा, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी -3 आंसर है। बस कुछ नहीं था cos 60 का वैल्यू डालना था और सॉल्व कर देना था, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में क्या है कि 2 10 30 माइनस 1/10 स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। अब देखिए हमको मान नहीं रखना है, मान में नहीं, हमको साइन 10 में रखना है, इसलिए 10 30 बराबर 1/√3 नहीं रखना है। ठीक, तो देखिए क्या करना है, अब ये देखिए कि ई तो 2 10
30 तो रहने दीजिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या कुछ होता है क्या फॉर्मूला? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो नहीं होता, प्लस में रहता तो हो जाता। इसको कैसे कर, चलिए कैसे करेंगे, देखिए इसको ए स्क्वायर है, अगर हम 1 स्क्वायर थीटा कर लेते हैं तब भी काम नहीं चलेगा मेरा। हम काम नहीं चलेगा तो कैसे हम निकालेंगे? ऐसे चलिए, एक देखिए दो तरीका इसका बनाने का हो सकता है। एक तरीका तो ये आपका होगा, हाँ आप एक सिंपल तरीका ये होगा कि इसका वैल्यू वाला से मान निकालिए। तो 2 10 का 30 क्या होता है? 1/√3। 1 माइनस 10 30 क्या होता है? 1/√3 का दी होल स्क्वायर, नहीं ना? अरे 2/√3 नीचे 1 माइनस 1/3, इसको फिर सॉल्व कीजिए। 2/√3 और 3 में से एक जाएगा तो 2/3। अब इसको उल्टा कीजिएगा, 2/√3 गुना 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये आएगा 1 बाई नहीं, अब देखिए ये क्या आया? 3/√3। जब 3/√3 आया तो इसको ऊपर नीचे कीजिएगा √3 से तो ऊपर √3 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या आ रहा है? √3। तो ऑप्शन में देख लीजिए किसका वैल्यू √3 होगा। cos 60 क्या होता है? 1/2। sin 60 क्या होता है? √3/2। tan 60 क्या होता है? √3। sin 60 क्या होता है? sin 60 दो जगह आ गया तो वही √3/2, यानी √3 किसका वैल्यू आ रहा है? tan 60 आ रहा है। यानी सर जब आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अब हम इसको सॉल्व करके इसमें वैल्यू लाएंगे, वो भी आएगा, देखिए वो भी बता देते हैं। लेकिन हमको देखना है कि किससे मेरा इजी वे में बन जाए, इजी वे में जिससे बन जाएगा उससे हम कर लेंगे। अब देखिए 2 10 30 है, 2 10 तो हम आपको बताए थे कि साइन 30 बटा कॉस 30, इसको लिख बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। अब सॉल्व कीजिए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस ऊपर जाएगा कैंसिल होगा, और ये सब करने के बाद आपका इसमें से 10, ठीक ऐसे भी बना, नहीं तो वैल्यू डाल के वैल्यू का आंसर निकाल। देखिए किसी बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अल्फा है तथा डी एवं पूरी मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण बीटा पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब बोल रहा है कि एक ऐसा कंडीशन है कि एक बिंदु ए से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार शीर्ष से उन्नयन कोण क्या है? अल्फा है। और बोल रहा है कि यहाँ से आप डी दूरी पर चलने के बाद, डी दूरी के चलने के बाद मीनार का उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है? डी एवं दूरी मीनार की ओर डी दूरी मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण बीटा पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये आपको एच बताइए, ठीक। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको क्या लगाना है कि देखिए हम बता देते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करके बताएंगे। अब देखिए एक बार त्रिभुज तो ए बी सी को डी मान लीजिए, तो इधर ए दिया हुआ था, क्या हुआ है तो दी क्या हुआ रहने, ए बी है तो इसको, अब देखिए एक बार ए सी बी में 10 लगाइएगा, 10 अल्फा बराबर क्या होगा? एच बटा पूरा ए बी, और एक बार 10 बीटा लगाइएगा, 10 बीटा बराबर एच बटा डी बी, एच बटा डी बी, ठीक है। अब देखिए अब एच हमको निकालना है, ये अब हमको ए डी मालूम है, अब मान लीजिए पूरा अगर मान लीजिए कि ए बी है, ये क्या होगा? ए बी माइनस डी, एच बटा ए बी, डी बी को क्या लिख सके? एच बटा ए बी माइनस डी, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो दोनों को सॉल्व करना होगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे एच जो है वो निकालना होगा, और एच निकालिएगा तो एच निकालने पे आपका क्या आएगा? ये बी वाला जो ऑप्शन है ना वो आपका आएगा, डी बाई कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन लंबा है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन यही आएगा। अब कहिएगा तो सर जी तो क्या लंबा है तो हम याद कर लें? नहीं, आप रूम पे बैठ के आराम से थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। इस दोनों का क्या कैलकुलेशन करना है? आपको कुछ नहीं करना है, कि आपको करना है कि यहाँ से ए बी, देखिए यहाँ पे ए बी है, ए बी है, ए बी यहाँ से ए बी का वैल्यू उठा के रख दीजिए, ए बी का बराबर ए बी बराबर एच बाई 10 अल्फा, और उसके बाद सॉल्व करके हमको एच निकाल, हमको डी तो रहना है, अल्फा बीटा भी रखना है,
सिर्फ एच निकालना है, तो एक अननोन है, सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा आराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए और बी से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, मीनार कोण होगा। मीनार कोण, यहाँ पर कुछ है, क्या है, तो मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई है, क्या मीनार की ऊंचाई है, ऊंचाई है। और जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए और बी से, माने किसी ए और बी बिंदु है, ए और बी, मीनार के उन्नयन कोण, माने मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब ये अल्फा है, तो ये क्या है 90 प्लस अल्फा, नहीं होता है ना, पूरक कोण का मतलब पूरक कोण का सम 90 होता है, तो ये अल्फा है यार, दोनों का 90, तो 90 माइनस अल्फा होगा, क्या होगा 90 माइनस अल्फा। अब तो क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी ये एच हमको बताना है। देखिए, अब एक कहने का मतलब है कि जो ए है ना, ये ए बिंदु ए डिस्टेंस पे है, और ये बी है जो बी डिस्टेंस, कहने का मतलब यही बी ए बी में। ठीक है, तो अब इसमें टेन अल्फा लगाइए, तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाए, पी यानी एच बटा ए बी, ए पूरा पूरा यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है ए। अब इसमें लगाइए टेन, 90 माइनस अल्फा बराबर, इसमें लगाइएगा तो एच बाई बी। अब देखिए, तो हमारा निकल गया। अब टेन अल्फा माइनस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, कॉट अल्फा बराबर एच बटा बी, दिख रहा है क्या उधर? ठीक, वहां तक दिख गया। अब देखिए, हमारा एक इक्वेशन निकला है आपका कि टेन अल्फा बराबर एच बटा ए, दूसरा निकला है हमारा कॉट अल्फा बराबर एच बाई पी, ये निकला है ना। और हमको क्या चाहिए, एच निकालना है। ठीक है, एच निकालना है, कैसे एच निकालिएगा, ठीक, एच निकल जाएगा। देखिए कैसे निकले, अब यहाँ टेन अल्फा है, यहाँ कॉट अल्फा है, दोनों को गुना कर दीजिए, चल जाएगा। क्या, आप टेन अल्फा को उल्टा कर दीजिएगा तो क्या निकलेगा, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई एच। अब इस कॉट अल्फा को इस यहाँ डाल दीजिए, कॉट अल्फा बराबर क्या, ए बटा एच, यहाँ पे है आपका एच बटा बी। देखिए, एच एच से गुना करिएगा तो एच स्क्वायर और बराबर ए बी, एच बराबर क्या निकलेगा, रूट अंडर ए बी, ठीक है, एच बराबर रूट अंडर ए और, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं था, बस आपको क्या करना था, थोड़ा सा सोचना था कि टेन अल्फा एच बाई ए आया, टेन 90 माइनस अल्फा एच बाई बी आया, तो 90 माइनस अल्फा कॉट अल्फा होता है, तो कॉट अल्फा एच बाई बी आ गया। अब हमें दो इक्वेशन आया, टेन अल्फा बराबर एच बाई बी और कॉट अल्फा एच बाई बी। और हमको क्या करना है कि हमको एच निकालना है, तो भाई एच रहने देंगे, और ए बी में आंसर है तो ए बी में रहने दें, यानी टेन अल्फा ही हमको हटाना है। टेन अल्फा या कॉट अल्फा से एक निकाल के रख दिए दूसरे में और सॉल्व किए थे, एच बराबर रूट अंडर ए बी आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ इतना मीटर ऊंचा है तथा उसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है, का स्रोत का उन्नयन कोण बताइए, बहुत आसान है। ऊर्ध्वाधर ई 2√3 ऊंचाई है और 2 मीटर का आपका ये छाया बन रहा है, तो उन्नयन कोण पूछा है। ठीक, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, और पी क्या है इसके लिए पी ए होगा, 2√3, और बी क्या है, बी है 2, यानी टेन थीटा बराबर √3, 2 से 2 कैंसिल, √3। टेन थीटा का कब वैल्यू √3 होता है, जब थीटा बराबर 60 डिग्री होता है, थीटा बराबर मेरा आंसर 60। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत हमने पकड़ा रखा है। थीटा के सामने पी है, पी होगा, और ये टेन थीटा पी बाई बी होगा, तो यदि टेन थीटा बराबर इतना, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। हमने, अब देखिए टेन थीटा दिया हुआ है हमारा कि टेन थीटा बराबर 3/4 है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी। पी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो एच नहीं निकलेगा, तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। पी कितना दिया, 3 का स्क्वायर, बी 4 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16 बराबर एच।
16×9 = 25 बराबर एच एस। तो √25 बराबर एच, यानी एच बराबर क्या हो जाएगा 5 बराबर 5। अब देखिए, अब निकालना है आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच का दी होल, माइनस साइन क्या होता है पी बाई एच, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर। अब देखिए बी कितना है, बी है 4 और एच निकला है 5 का स्क्वायर, माइनस पी कितना दिया है 3 और एच निकला है 5 का दी होल। अब देखिए 4 चुका 16/25 माइनस 3 9 बटा 25। अब इसका लीजिएगा तो 25, 16 माइनस 9 आएगा, 9 1 10, 7/25 हो जाए। देखिए माइनस में है वो नहीं, सिर्फ प्लस वाला 25, यानी आपका यहाँ पे कैलकुलेशन था बस। टेन थीटा था, पी बाई निकाल लीजिए, एच निकाल लीजिए। अब जब पी बी एच मान निकल गया तो किसी भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। और बस यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख देंगे, सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, 7/25 आएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि टेन थीटा बराबर इतना है तो इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम एक दो बार और बता दिए हैं। अब टेन थीटा है और इधर इतना बड़ा है, तो देखिए साइन में ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। कॉस से डिवाइड कर देंगे तो देखिए ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा बटा पूरा का बटा ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा। ठीक, अब देखिए ई कॉस है पूरा में है तो ई ऊपर नीचे आएगा तो ए आएगा साइन बटा कॉस हो जाएगा टेन थीटा, प्लस बी कॉस थीटा कॉस के साथ कैंसिल होगा बी हो। इसमें देखिएगा तो ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ए टेन थीटा माइनस ई कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बी। अब देखिए अब ये आ गया। अब टेन थीटा बराबर क्या है ए बाई बी, तो देखिए ए इंटू ए बाई बी है माइनस प्लस बी, ए इंटू ए बाई बी है माइनस बी। अब देखिए ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी बटा ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा बी, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई, अभी बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, तो देखिए कहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, समझे। तो ऐसा क्वेश्चन कर दिए, बस कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, 10 मिला दीजिए, और 10 मिला दीजिए तो 10 का वैल्यू डाल के सॉल्व कर लीजिए। निम्नांकित में कौन अपरिभाषित है, अपरिभाषित कौन है। देखिए साइन 90 क्या होता है 1, टेन 0 क्या होता है 0, कॉट 90 कितना होता है, देखिए कॉट 90 कितना होगा तो टेन 90 का उल्टा होगा, टेन 90 कितना होता है इन्फिनिटी, और इसका उल्टा होगा यानी 1/10 90 बराबर कॉट 90 1/इन्फिनिटी, किसी भी संख्या को इन्फिनिटी से करेंगे तो जीरो, ये तो जीरो होगा तो सही। अब ये कॉसेक जीरो, कॉसेक किसका होता है साइन का, तो साइन मेरा जीरो, साइन जीरो क्या होता है साइन जीरो जीरो, तो 1/साइन यानी कॉसेक जीरो बराबर 1/0 यानी ये इन्फिनिटी 1/0। कोई भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो इन्फिनिटी, कोई भी संख्या में इन्फिनिटी से भाग देंगे तो जीरो, इन्फिनिटी अपरिभाषित। ठीक है, ऐसे देख लेना। बस हम आपको जो बेसिक बताए थे कि आप साइन, बस साइन का याद कीजिए, उसको उल्टा कीजिए कॉस का, कॉस साइन बटा कॉस करके टेन, सबका उल्टा उल्टा करके याद रखिए। तो कम से कम चीज़ें याद रखने का और ज़्यादा कंसेप्ट करने का चीज़ें रखना चाहिए, ताकि एग्जाम हॉल में प्रेशर में भूलेंगे भी नहीं। चलो कुछ नहीं, हम बर्डन फ्री होके चलें, ये नहीं कि बहुत याद, सब हौच पौच हो गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हम बहुत कम चीज़ों को याद करके जा रहे हैं, सॉलिड चीज़ों को याद करके, वहाँ पे हम एक सेकंड में डाल लेंगे। सेक स्क्वायर 50 माइनस कॉट स्क्वायर 40 माइनस साइन स्क्वायर 45 बराबर क्या होगा। अब देखिए सीख है, अब 50 40 90 हो रहा है, यानी पूरा का कंसेप्ट निकल रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 है। अब देखिए सेक को बदलेंगे तो क्या होता है कॉसेक स्क्वायर में बदलेगा, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो यानी इसको हमको बदल लेना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बोले थे कि पूरक कोण में बदलने के लिए इसको जिसमें बदलेगा उसको लिए, सेक किस में बदलता है कॉसेक में, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 50 है जितना एंगल है उतना 90 में से घटा के लिखना होता है, 90 से 50 जाएगा 40 डिग्री।
ये देखिए ये तो पहले से है ही कॉट स्क्वायर 40 और ये माइनस है साइन स्क्वायर 40। अब देखिए कॉसिक स्क्वायर, आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। देखिए कॉसिक स्क्वायर 40 कॉट स्क्वायर 41 और माइनस है इधर साइन स्क्वायर 40। 1 साइन 45 क्या होता है 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 माइनस 1/2 यानी इसका लीजिएगा 2 में से गया तो 1/2 यानी 1। ठीक है, क्या था थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 + tan स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए आपको ये फॉर्मूला मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब इसको है थीटा है तो कॉस को कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ऊपर तो सेक है ही और ये कॉस वाला ऊपर जाएगा तो एक और सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, क्या हो जाएगा सेक का 4 थीटा। सेक का 4 थीटा आंसर। ये भी हो सकता है कि सेक को नीचे ले जाएं, कॉस स्क्वायर तो पहले से है और सेक नीचे जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा यानी 1/cos के पावर 4 थीटा होगा। लेकिन हमारा 1/cos के पावर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ सेक दिया है तो ये बात सर। नेक्स्ट देखिए यदि किसी त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा उसकी एक माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसा, हम आपको बताए थे किसी एक त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक एक माध्यिका हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है और वहीं दो कोण हो जाए तो वो समबाहु हो जाए। याद रखिए यदि ए बी सी और इतना समरूप है, ए बी बराबर इतना है, डी बराबर इतना है, तो ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो देखिए आपको क्षेत्रफलों का अनुपात के लिए क्या बताए थे, ए बी बराबर इतना दिया हुआ है, में गलती है क्या 38, ए बी बराबर 1.2 है, वहीं कर रहे हैं 1.2 सेंटीमीटर। ये क्या है 1.2 सेंटीमीटर, आपका 1.2। अब देखिए 1.2 सेंटीमीटर क्षेत्रफल होता है। देखिए आपको एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, अनुपात बराबर संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात बराबर होता है। अब देखिए दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो उसके संगत भुजा कौन है, देखिए डीई और ए बी और डीई, तो ए बी स्क्वायर बटा डीई स्क्वायर। ए बी क्या है 1.2 और आपका डी कितना है 1.4 का दी होल। ठीक है तो ये दशमलव उठ जाएगा तो यानी 12/14 का दी होल। ठीक है क्या हो जाएगा 12, 12 है तो 2 छक 12, 2 सते 14, 6 छक 36 बटा 7 सते 49, 36 49 आपको एक थ्योरम पढ़ाया गया, प्रमेय पढ़ाया गया था कि दो त्रिभुज अगर समरूप त्रिभुज है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उसके संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। संगत भुजा है उसके वर्गों का अनुपात, हमको ये दिया हुआ था, हमने इसको सॉल्व किया 36/49। नेक्स्ट देखिए यदि एबीसी में एंगल बी 90 है, बी डी पैरेलल हो तो निम्नांकित में कौन सत्य है। अब देखिए ये क्या है, बोल रहा है कि ए बी और सी में बी 90 डिग्री है और बी डी पैरेलल ए सी, बी डी से यहाँ पैरेलल हमने ए सी बी डी ए सी पे हमने पैरेलल निकाला। ठीक आपको प्रमेय पढ़ाया गया था कि अगर एक त्रिभुज समकोण हो और 90 डिग्री वाले से इस पे करेंगे तो जितना त्रिभुज बना है सब एक दूसरे में अब समरूप होगा, यानी ए बी समरूप इसका समरूप, ई पूरा का समरूप, ई पूरा का समरूप, यानी ए बी समरूप होगा, ए बी समरूप होगा, ए बी समरूप होगा, यानी सभी समरूप होगा। पर हाँ, ये हमेशा याद रखिए कि एक समकोण त्रिभुज होगा 90 के सामने वाले पे परपेंडिकुलर करेंगे तो ए बी डी ए बी सी के समरूप, ए बी डी सी ए बी सी के समरूप, ए बी डी और डी बी सी एक दूसरे का समरूप, वहीं तीनों दिया हुआ है सभी समरूप। अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। अब बोलिए
ए है सेंटर। अब बोल रहा है कि किसी वृत्त की जीवा जीवा की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये आर है, ए आर है, तो ए भी आर है। अब ये आर है और एक त्रिभुज बना रहा है, तो सेंटर पे क्या है, समबाहु त्रिभुज हो गया, तो 60 डिग्री नहीं बनाएगा सेंटर पे, तो जीवा द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण क्या है, 60 डिग्री। जबकि ए भी आर है, ए भी आर है, ए भी आर हो गया, तो समरूप समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री होता है, तो जी इस पे 60 डिग्री का कोण बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर का R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर होगा, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। अब ये देखिए कैसा होगा। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज आपका बना। ये चतुर्भुज है, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। वही पर यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करता है तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा। अब बोलिए ये सेंटर है, ठीक। अब देखिए सेंटर पर होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए आप पढ़े हुए हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, अगर एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है तो दोनों बराबर होता है, यानी ए बी बराबर ए बी बराबर। अब उसी तरह देखिए ए बराबर ए बराबर, उसी तरह ए बराबर ए बराबर, ए बराबर ए बराबर, उसी तरह ए बराबर ए बराबर, यानी ऐसा आपको ए बनेगा, यानी एक दूसरे का सब बराबर, यानी ये क्या होगा, यानी ए भी बराबर ए भी बराबर ए भी बराबर ए भी, यानी समचतुर्भुज। याद रखिएगा, समचतुर्भुज। क्योंकि जैसे ही ऐसे करेंगे तो एक इसमें बस एक कंसेप्ट यही है कि आप ये पढ़े होंगे, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो ये स्पर्श रेखा ए और बी जो है ना, तो पी ए बराबर पी बी होता है, दोनों का दूरी क्या होगा, समान होता है। तो मानिए एक महाबिंदु है, इससे हमने स्पर्श रेखा दो खींचा, तो यानी इतना दूर दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, कंसेप्ट लगाना था। देख देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर क्या होगा। ये देखिए कैसा है, ये P है, O है, यही बोला पी ए और बी बोल रहा है, ये ओ है, और ये बोला है कि 80 है, 80 डिग्री, तो 80 है तो ये 40 डिग्री का होगा, ये भी 40 डिग्री। अब देखिए ये यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। पूछ रहा है ए वाला एंगल बताइए, पी ओ ए बताइए। तो देखिए ये त्रिभुज, देखिए एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज का तीनों कोण का क्या होता है, 180, तो एगो 90 है, एगो 40 है, तो 130 तो यही हो गया। अब पूरा 180 होता है, तो 180 में से 130 घटा दीजिए, क्या बचा, 50, यानी ये 50 होना चाहिए। तो देखिए आंसर होगा 50 आपका, आपका 50 होना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर, बाह्यतः स्पर्श करने वाली दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगा। बाह्यतः स्पर्श करने वाली, यानी एक वृत्त ये है और ये बाह्यतः स्पर्श कर रहा है। ठीक है, स्पर्श करेगा तो एक तो स्पर्श वाला यहाँ से होगा, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, 3 होगा, इसका आंसर 3 होगा। अब देखिए कुछ इसमें ऐसे होता है, अब एक वृत्त है और एक अंदर कोई स्पर्श रेखा नहीं,
एक अंदर है और अंदर से टच कर रहा है तो एक स्पर्श रेखा, अगर बाहर से स्पर्श कर रहा है 3 स्पर्श रेखा, और बाहर से मतलब कट कर रहा है तो 2 स्पर्श रेखा, और बाहर बाहर अलग अलग है तो 4 स्पर्श रेखा, तो इधर से 3 और इधर से 4। समझे? तो ये याद रखिएगा कभी कभी। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह कथन किसका है? ये कथन थेल्स साहब का है। थेल्स ने बताया था कि पहली बार कि समान कोणिक त्रिभुज यानी समरूप त्रिभुज हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव हमेशा बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण समान है, दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात 16-25 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण समान है, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण समान है यानी समरूप होगा, और दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है 16/25, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है, ऊंचाई मान लीजिए h1 और बटा h2। क्या जानते हैं कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, उनके संगत भुजाओं के स्क्वायर यानी वर्ग का अनुपात होगा। मानिए h1 h2 संगत भुजा है तो उसका वर्ग का अनुपात। अब तो देखिए ये क्या है, h1 बटा h2 का दी होल। अब स्क्वायर तो इधर रूट में आएगा, 16/25 बराबर 1 बटा h। 16 का 4 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा, माने h1 बटा h2, 4/5। आपका कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए, बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी बताइए। अब बिंदु h है, वही आप दूरी फॉर्मूला लगाइए, y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर, इसमें से निकल के आएगा तो आपका a बचेगा। क्या बचेगा? आपका ए आंसर होगा √x² प्लस y²। ये आपको हम एक बार क्वेश्चन बना रखे हैं, बस ये फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट, यदि बिंदु इतना 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 संरेख रेखा है, तो अब देखो, अब संरेख रेखा मतलब एक ही रेखा है, तो हम आपको बताए थे क्या, स्लोप निकाल लीजिए, इस दोनों का स्लोप निकालिए, इस दोनों का स्लोप निकालिए। क्वेश्चन इसके पहले वाले में बता रखे हैं, b बराबर 2a इसका आंसर होगा। ठीक है, b बराबर 2a इसका आंसर। हाल स्लोप निकालना है, स्लोप बराबर क्या होता है वो भी बता देते हैं। स्लोप बराबर क्या होता है, यानी ढाल बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x, ये ढाल होता है। बस एक बार एक बिंदु ये बिंदु मानिए, इस पर इसको मानिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। बिंदु इतना उस रेखाखंड का जो इतना और इतना को मिलाने से बनता है का मध्य बिंदु हो, तब b का मान बताइए। अब बोल रहा है कि जब इतना तथा उसे रेखाखंड जो इतना और इतना को मिलाने से बनता है का मध्य बिंदु हो, तभी जब p-1 उसे उस रेखाखंड का जो a, उस रेखाखंड का जो a -3b और 1b + 4 मिलाने से बनता है का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु है क्या? -1 1। अब देखिए मध्य बिंदु है -1 × 1, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, a -3 + 1/2 और b + b यानी 2b + 4/। अब देखिए -3 में से 1 गया तो -2 -2 -1, और ये देखिए ये कटेगा तो b + 2 -1 1। अब देखिए -1 तो यहाँ पे है तो -1 ठीक है, b + 2 यानी 1 है, 1 बराबर b + 2 होना चाहिए, यानी b बराबर 1 - 2 बराबर -1। b बराबर क्या होना चाहिए? ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, कि आपको करना क्या था, मध्य बिंदु पूछ रहा है, मानिए इस दो बिंदु का मध्य बिंदु निकालिए, और जो मध्य बिंदु निकलेगा मध्य बिंदु के बराबर होगा, क्योंकि दे रखा है मध्य बिंदु, बराबर कर लीजिए दोनों तरफ। चलिए नेक्स्ट देखिए, y अक्ष पर एक अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे स्थित एक बिंदु a का निर्देशांक क्या होगा? अब देखिए ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस -y और -x, y एक्स पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे, यानी यहाँ से 4 इकाई, 1 2 3 4 इकाई, यानी -4 पे एक बिंदु a है, ये बिंदु a है का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पे निर्देशांक क्या होगा, इस पे x एक्सिस क्या होता है 0 और y एक्सिस -4, 0 - 4 -4, 0 - 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट थैंक यू। इसी के साथ ये सेट भी आपका समाप्त होता है, और मैथ का लगभग 6 सेट हो गया है, और आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। वाचिंग।